मेरे पाकिस्तानियों, आज IMF के डेलीगेशन से मैंने मीटिंग की और मेरी टीम ने, और इस मीटिंग का मकसद जिस तरह सबको अंदाज़ा होगा, वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। ये क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अगर ये IMF का अब कर्जा जो $3 अरब का इनको नहीं मिलता, तो ये याद रखें कि पाकिस्तान, जो मैं आज से साल पहले कह रहा था, बल्कि 13 महीने पहले मैंने जब कहा, तो मेरे ऊपर इन्होंने कहा गद्दारी का केस करना चाहिए। सारा शोर मच गया कि इमरान खान मुल्क के अंदर एक वो फिजा बना रहा है जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खदशा है। डिफ़ॉल्ट का पहले मतलब समझ ले क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर इनकी अभी पिछले महीने 38% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है, तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी अपने कर्जे वापस नहीं कर सकता, तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये 60% पे पहुंच जाएगी। बल्कि ये वो जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि वो आएगी महंगाई पाकिस्तान में कि लोग, यानी एक डबल रोटी लेने के लिए नोटों की थदियाँ ले जानी पड़ेंगी, यानी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे कमज़ोर तो बिल्कुल ही पिस जाता है ना। तनख्वाहदार तबका जो आज बड़े बुरे हालात में है, इससे बहुत दुगने बुरे हालात होते हैं अगर डिफ़ॉल्ट करता है। और सिर्फ फ़ायदा किनको होता है? जिन्होंने डॉलर में पैसा रखा हुआ है, जो मुल्क से बाहर हैं। ये जो लोग ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग पिस जाएंगे। तो लिहाजा हमने फिर IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको, आपकी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन होकर एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी, जाहिर है वो अपना फिर से अपने प्रोग्राम के तहत IMF से बातचीत करेगी। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज, कि यही जब हमें मुश्किल पड़ी थी फैटफ के ऊपर, फैटफ की हमें ब्लैक लिस्ट पे हमें खदशा था कि हमें डालने लगे हैं। हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना था। तो जब हमने ऑपोजिशन को कानून पास करने का कहा, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट पे आ जाए तो वो भी पाकिस्तान में सैंक्शंस लग जाती हैं, वो फिर वही हालात बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक डिफ़ॉल्ट से होते हैं, यानी फाइनेंसिंग ख़त्म हो जाती है बाहर से, उस चीज़ें महंगी हो जाती है, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने वो लेजिस्लेशन पास कर दी थी असेंबली में। तो जब हमने ये PDM के लोगों को कहा कि ये हमारी मदद करें ये लेजिस्लेशन पास करने में, तो इन्होंने आगे से कहा कि पहले हमें NRO दो, नैब के अंदर चेंजेस लेके आओ, जो हमारे ऊपर पहले इनके दौर के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ़ करो, और अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और हमने वो NRO नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद हमने फिर वो, अल्लाह का करम है कि हम वो लेजिस्लेशन पास कर गए, और आज जो फैट से निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो जो हमने कानून पास किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो अपनी करप्शन के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, करप्शन बचाने के लिए। आज ये हालात हैं जब हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम IMF को क्यों चाहिए कि हमारी मदद क्यों चाहिए? उन्हें पता है कि आगे केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन जब आएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए कि सारी पार्टीज का कंसेंसस चाहिए। हम सिर्फ मदद पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जबकि 10,000 हमारे कारकुन जेलों में। आज जो हमारी इकोनॉमिक टीम थी वो सारी अंडरग्राउंड है, उनको इकट्ठा किया, जूम के ऊपर लिया। मेरे ऊपर 180 केसेस बन चुके हैं। सारी सीनियर लीडरशिप की याद अंदर है केसेस हैं, और जो बाहर निकलती हैं तो उनको कहते हैं कि जी पहले का पार्टी छोड़ोगे, नहीं तो हम आपको अंदर रखेंगे। जो हमारे लीडरशिप जेल में है उनके ऊपर इंतहा किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। जो भी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ड्रामा किया गया है,
आप ये सोचें कि जो मेंबर्स के ऊपर इन्होंने प्रेशर डाला, हमारे पास तो नंबर पूरे थे, पहले पार्लियामेंट के अंदर घुसने नहीं दिया, अब उसके बाद एक एक मेंबर के ऊपर प्रेशर डाला है, वही करने जा रहे हैं जो कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में किया था। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, और उसके बावजूद हम आज क्योंकि हमारे मुल्क को नुकसान ना हो, हमने ये फैसला किया है कि हम इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट को बैकिंग देते हैं तब तक जब तक इलेक्शन नहीं होती। अब इसमें दो और चीज़ें थी। मैंने IMF के जो अमेरिका से जो हेड थे, उनसे जो मैं बात कर रहा था, उनको मैंने एक चीज़ समझाई कि मैंने कहा जब तक इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो ये जिस तरह ये मुल्क चल रहा है, ये अब थोड़ी देर अगर आप 3 अरब दे भी देंगे और 3 अरब डॉलर की देने में थोड़े से और डॉलर्स भी 5-6 अरब डॉलर और भी आ जाएंगे, तो ये तो कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। जो कैंसर है वो फैलती जा रही है, और कैंसर क्या है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब पार्टीज ने मिलके और साथ एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में ना आए, इलेक्शन नहीं इलेक्शन तब करवाएंगे जब ये समझते हैं कि पार्टी तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। जब उनको ऊपर इतना दबाव डालेंगे, उसको इस तरह क्रश करेंगे कि जब वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी तब इलेक्शन करवाएंगे। मैं आज अपनी कौम के सामने कहना चाहता हूं कि ये जब से रजीम चेंज हुआ है, जब से हमारी गवर्नमेंट गिराई है, तब से कोशिश कर रहे हैं पार्टी को ख़त्म करने की। और कोई इनको जो सब ऊपर पावर में बैठ के तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। इन्होंने जो पाकिस्तान की मायशत से किया, मैं आपको फिर कहता हूं दुश्मन भी ना करें। मीडिया कंट्रोल कर लिया है, एक कंट्रोल मीडिया एक बात करता जा रहा है कि जो ये तो पीछे से ये तहरीक इंसाफ की वजह से सारी मुश्किलात आई हैं। फिर से मैं कहता हूं कि हर साल शाया होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। जरा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देख तो लें कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट 2018 में मिली, और कोरोना के बावजूद कैसे उस 6% पाकिस्तान की मायशत आगे बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट थी। 2 आखिरी सालों में जो एवरेज थी वो 6% थी। तो कितनी दफा पाकिस्तान की मायशत इतनी तेजी से ऊपर गई है। इंडस्ट्री बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा था, पर कैपिटा इनकम बन रही थी, टैक्स बढ़ रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रही थी। तो जब एक मुल्क तरक्की कर रहा था, उस गवर्नमेंट को गिरा के जिसको लेके आए हैं, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने जो इनकी जो पॉलिसीज थी, और ये हमेशा ये मुल्क बैंकरप्ट छोड़ के गए हैं। 99 में भी जब ये नून लीग गई, मुल्क बैंकरप्ट था। 2018 में भी बैंकरप्ट करके गए, और फिर आते साथ ही एक इकोनॉमी जो चल रही थी उसको बैंकरप्ट कर दिया। इन्होंने किया क्या? इन्होंने पहले भी जब एक्सचेंज रेट को जबरदस्ती रोक दिया, जब 2018 में, तो एक्सपोर्ट्स गिर गई। इन्होंने रुपए को जब ऊपर रखा, जो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं थी, तो उससे हुआ क्या? इंपोर्ट सस्ती हो गई, एक्सपोर्ट्स महंगी हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गई। जब एक्सपोर्ट्स गिरी, डॉलर की जब 3 गुना ज्यादा जब इंपोर्ट्स हो जाए एक्सपोर्ट्स की, तो वो मुल्क कैसे आगे तरक्की कर सकता है? तो तब भी इन्होंने यही किया। इस बार आते साथ ही इन्होंने, ये नून लीग ने फिर वो किया, रोक दिया उसको रुपए को गिरने से। लेकिन मसनूई तौर पे जब आप रोकते हैं, उसका क्या हुआ कि रेमिटेंसेस गिरनी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स गिरनी शुरू हो गई। फिर रॉ मटेरियल्स जो इंपोर्ट करते हैं हम इंडस्ट्री के लिए, उसको बंद कर दिया, इंडस्ट्री नीचे जानी शुरू हो गई, टैक्स कलेक्शन नीचे जानी शुरू हो गई। 3 अरब डॉलर का हमें मिल रहा है इस वक्त IMF से स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे जो पैसा आएगा। 7 अरब डॉलर सिर्फ एक साल में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है एक्सपोर्ट्स की कमी में और रेमिटेंसेस की कमी में। रेमिटेंसेस की कमी में क्यों हुआ? क्योंकि इतना फर्क पड़ गया मार्केट में रुपया
कि कदर किधर चली गई और ऑफिशियल किधर थी कि लोगों ने बैंकों के थ्रू पैसा नहीं भेजा, दूसरी तरफ पैसा भेजना शुरू किया, हमारा रेमिटेंसेस कम हो गई और एक्सपोर्ट्स कम होनी थी। जब इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने रॉ मटेरियल बंद कर दिया, एक्सपोर्ट्स कम हो गई। तो 7 अरब डॉलर का एक साल में कमी आई इनके दौर में, जबकि 3 अरब डॉलर का हम अब कर्जा ले रहे हैं। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? और कितनी देर चलेगा? और फिर ऊपर से सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मुल्क से डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। जब प्रोफेशनल्स भी बाहर जा रहे हैं और डॉलर्स भी बाहर जा रहे हैं, तो आगे क्या रहेगा मुस्तकबिल पाकिस्तान का? इसलिए हमने IMF को भी समझाया, मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो, जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे ये मुल्क अब यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा और इकॉनमी ठीक नहीं होने लगी। लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हुकूमत दूसरी, ये जो पॉलिसीज़ हैं, जो पावर में बैठे हैं, वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। बजाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवा के एक सियासी इस्तेकाम आए, एक ऐसी हुकूमत आए जो पब्लिक की वोट से आए, पब्लिक के मैंडेट से आए, 5 साल के लिए आए, वो फिर मुश्किल फैसले करे। मुश्किल फैसले का मतलब इस्लाहात करे। इस्लाहात तब होती है मुल्क में जब पब्लिक एक गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो, इत्तेमाद रखें गवर्नमेंट में, तब मुश्किल फैसले होते हैं। जब वो गवर्नमेंट उनको कहे कि ये हम इस मुल्क में सर्जरी कर रहे हैं, ये हम इस्लाहात कर रहे हैं, आपको शुरू में तकलीफ होगी लेकिन बाद में आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट कर सकती है जिसको पब्लिक उस पर इत्तेमाद रखे। अब इनके ऊपर किसने इत्तेमाद रखना है? क्योंकि जो इन्होंने कहा कि जी मैं 200 से कम रुपया करूंगा, आते साथ ही इसने कहा डॉलर कम करूंगा, पहले तो कहा 100 से कम करूंगा, ये सारे इन्होंने नारे मारते रहे। हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई भी तारीखी, रुपया भी तारीखी तौर पे नीचे गिरा। उसके अलावा जो इन्होंने वादे किए सबके सामने है कि किधर खड़े हैं, लोगों के आज हालात क्या है। तो अब इनके ऊपर तो इत्तेमाद आने नहीं लगा। जो कोशिश की जा रही है इंजीनियरिंग की, वो ये लोग फिर वापस आ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को कोशिश की जा रही है कि उसको ख़त्म किया जाए। तो इससे तो सियासी इस्तेकाम नहीं आने लगा और इससे तो आगे कोई मुल्क का मुस्तकबिल ही नज़र आ रहा। तो लिहाजा हमने उनको ये ज़रूर कहा कि देखें, जो आइन कहता है, आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं। आइन जो फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि आप सिर्फ अगर पैसे दे ही देंगे, फिर से मैं कह रहा हूँ, कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से होगा, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा हो जाएगा। कैंसर तो फैलती जा रही है, कैंसर तो तब ख़त्म होगी इस मुल्क में, काट के जब निकाली जाएगी, जब एक मैंडेट वाली पब्लिक की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी। वो मैंडेट उसके पास होगा, वो फिर एक वो सर्जरी काट करके जो इस मुल्क के अंदर जो गलत चीज़ें आ गई हैं, जो हमारी मुल्क के अंदर इस्लाहात चाहिए हैं, जो मुश्किल फैसले चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती कायम करें ताकि मुल्क में बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी होगी तो दौलत के अंदर इजाफा होगा। वो दौलत में इजाफा होगा तो टैक्स, ये जो कर्जे वापस करेंगे। वो दौलत में इजाफा तो होने नहीं लगा अगर ये जो आज जंगल का कानून है, तो वो सब कुछ इकट्ठा जाता है। सियासी इस्तेकाम, उसके बाद इस्लाहात में सबसे पहले इस्लाहात रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी, ये जो जंगल का कानून है ये ख़त्म किया जाए, और उसके बाद फिर सरमायाकारी हो, और उसके बाद इस मुल्क के अंदर दौलत में इजाफा हो, और उसके बाद हम अपने कर्जे वापस करें और खुशहाली आए पाकिस्तान में, लोगों को नौकरियां मिले, बेरोजगारी ख़त्म हो, दौलत में साफ लोगों को बाहर ना जाना पड़े। तो वो तो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से। और मुझे जो अफसोस है इस वक्त और खौफ आ रहा है कि अभी तक जो ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनका कोई और प्लान बना हुआ है, और वो जो प्लान है वो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। आखिर में हमने IMF को ये भी कहा कि इस वक्त हमारा जो कमज़ोर तबका है शदीद मुश्किलात में है, और इस वक्त
ये जो प्रोग्राम आप दें इसके अंदर उनका ख़ास ध्यान रखा जाए। सेहत कार्ड को कई जगह ख़त्म किया जा रहा है। ये कितनी बड़ी नेमत है गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लासेस के लिए, सफ़ेद पोश के लिए। कितनी महंगाई के अंदर कम से कम उनका इलाज वो जाएं तो कम से कम वो जो हमारा सेहत कार्ड के 10 लाख रुपए तक उनको किसी भी अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए, उसको रोल बैक किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, टारगेट सब्सिडी जो हम लाने लगे थे कि बजाय आप सब्सिडाइज ऐसे करें कि पेट्रोल वो इमरान खान भी उतनी कीमत का ख़रीदे और एक बेचारा गरीब आदमी भी उतने खरीदे या रिक्शा वाला भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट सब्सिडी होनी चाहिए, जो हमारा प्लान बना हुआ था और हम पूरी तैयार किया हुआ था कि हर तबके के लिए जो निचला तबका है उसकी हिफाजत की जाए, और जो पैसे वाले लोग हैं वो उतना जो पैसे दे सकते हैं वो पूरी कीमत दें। लेकिन अगर आप कम कीमत करेंगे तो सबके लिए वो कीमत ना हो। निचले तबके को सस्ती दें और जो पैसे दे सकते हैं वो पूरी कीमत दें, जो सारी दुनिया में होता है। ये प्लान भी बड़ा ज़रूरी है निचले तबके को मौजूदा महंगाई से उनकी हिफाजत करने के लिए। ये भी हमने अपनी बात की है, होता या नहीं मैं नहीं जानता। आखिर में मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि देखें, आप सबके लिए बड़ा ज़रूरी है समझना। आप याद रखें कि अगर ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत इसी तरह एक फ्रॉडलेंट इलेक्शन से, जिस तरह की ये सिंध में अभी इलेक्शन करवाते हैं, अगर उस तरह के इलेक्शन से यही लोगों को वापस लेके आना है और मुल्क की सबसे बड़ी जमात को कोने पर लगाना है, ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को है। और 14 महीने में जो नुकसान हो चुका है, ये मज़ीद और ज़्यादा नुकसान होगा। ये बर्दाश्त कर सकती है कौम या नहीं? मेरे ख्याल में ये नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में यहाँ एक ऐसा हालात हो जाएंगे जो सबके हाथ से बाहर निकल जाएंगे, जैसे श्रीलंका में हालात हो गए थे। और अजीब चीज़ सुन रही है कि श्रीलंका के आज हमारे से बेहतर हालात हो गए हैं।